नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, जिसके कारण कई हजार लोगों की डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है और इस वॉर के इफेक्ट पूरी दुनिया की इकॉनमी पर देखे जा सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसके कारण ये वॉर हुई। Республики Донбасс обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं यूक्रेन की ज्योग्राफी के बारे में बात करना चाहूँगा। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। यूक्रेन का मोस्ट एरिया प्लेन इलाकों में आता है, जिसके कारण उसके कोई भी नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। जिस तरह इंडिया नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है और साउथ से समुंदर से घिरा हुआ है, यूक्रेन के इस तरह कोई भी नेचुरल बैरियर्स ना होने के कारण ये शुरू से रशिया के साथ मिलके ही रहा है। हमारी कहानी की शुरुआत 9th सेंचुरी से होती है। कीवरस नाम के इस एरिया में स्लेविक लोग रहा करते थे। इस एरिया की कैपिटल कीव थी, जो कि आज यूक्रेन की भी कैपिटल है। अगले कई सौ सालों तक यूक्रेन और रशिया इसी तरह एक दूसरे के साथ एक ही किंगडम में मिलके रहे, जिसके कारण इन दोनों देशों के लोगों की लैंग्वेज और कल्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। हमारी कहानी में थोड़ा आगे बढ़े तो 1917 में रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होने के कारण यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, पर अगले कुछ सालों में सोवियत यूनियन की आर्मी यूक्रेन पर फिर से कब्जा कर लेती है और इसे रिपब्लिक इनसाइड द सोवियत यूनियन बना देती है। दोस्तों, सोवियत यूनियन यूएसएसआर को भी कहा जाता है, जो कई कंट्रीज़ को मिलकर बना था। हमारी कहानी में थोड़ा आगे बढ़े तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में दो सुपर पावर्स निकल के आती है, यूएसए और यूएसएसआर। दोस्तों, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का ही पूरा नाम है और इसकी फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, जो कई सारे रिपब्लिक कंट्री से मिलकर बना था। यूएसएसआर में सबसे बड़ी कंट्री रशिया थी और दूसरी सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन थी, जिसके कारण यूक्रेन में काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रीकल्चर लैंड थी। टाइम में थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण सोवियत यूनियन 1991 में टूट जाता है, जिसके बाद 15 नई कंट्रीज निकल के आती है। इन 15 कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री रशिया थी और दूसरे नंबर पर यूक्रेन आती थी। यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन जाती है और इसके अलावा यूक्रेन के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स और काफ़ी मात्रा में हैवी बॉम्बर्स भी होते हैं। दोस्तों, यूँ तो यूक्रेन के पास काफ़ी भारी मात्रा में न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, पर इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लॉन्च कोड्स रशिया के पास ही थे। कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने के लिए उसके लॉन्च कोड चाहिए होते हैं, जो यूक्रेन के पास ना होने के कारण यूक्रेन ये फैसला करता है कि वो अपने इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को या तो डिस्ट्रॉय कर देगा या रशिया को वापस कर देगा। इस कारण से यूक्रेन रशिया के साथ 1994 में एक नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी साइन करता है, जिसके तहत यूक्रेन ये सारे बॉम्ब रशिया को वापस कर देता है और बचे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन जाता है। दोस्तों, अगले कुछ सालों में यूक्रेन में प्रो वेस्टर्न और प्रो रशियन गवर्नमेंट्स का आना जाना लगा रहता है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मानते हैं कि उन्हें वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा रुख लेना चाहिए, जिसके कारण वो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड आसान हो सके। जबकि कई दूसरे लोगों का मानना था कि यूक्रेन को रशिया के साथ मिलकर रहना चाहिए। यूक्रेन का कल्चर और लैंग्वेज काफ़ी हद तक रशिया से मिलते होने के कारण कई लोग चाहते थे कि यूक्रेन रशिया से मिलके रहे। दोस्तों, इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़े तो 2004 में यूक्रेन में प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें दो लोग मुख्य कैंडिडेट्स के तौर पे सामने आते हैं। विक्टर याशचेंको, जो कि एक प्रो वेस्टर्न लीडर थे, और विक्टर यानुकोविच, जो कि एक प्रो रशियन लीडर थे। हमारी बात को आसानी से समझाने के लिए मैं इन्हें प्रो वेस्टर्न और प्रो रशियन नाम से ही बुलाऊंगा। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस में कोई रिजल्ट नहीं आ पाता, जिसके बाद प्रो वेस्टर्न लीडर को जहर दे के मारने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, इस इवेंट के बाद सारी दुनिया की नज़र इस प्रेसिडेंट इलेक्शंस पे आ जाती है, पर प्रो वेस्टर्न लीडर जहर देने के बावजूद भी बच जाते हैं और वो फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होते हैं। नवंबर में सेकंड राउंड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, जिसमें प्रो रशियन लीडर जीत जाते हैं। वैसे तो वो इलेक्शंस जीत जाते हैं, पर लोग उनकी जीत से इतने खुश नहीं होते, जिसके कारण प्रो वेस्टर्न लीडर के सपोर्टर सड़कों पर आ जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं।
दोस्तों इस इवेंट को ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और ये रेवोल्यूशन सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जिसके बाद एक और राउंड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शंस कराए जाते हैं जिसमें प्रो वेस्टर्न लीडर आसानी से जीत जाते हैं। प्रो वेस्टर्न लीडर के पावर में आ जाने से अगले कुछ सालों तक यूक्रेन काफ़ी हद तक वेस्ट की ओर झुकने लग जाता है, जिससे वो नाटो की मेंबरशिप और ईयू की मेंबरशिप लेने के विचार करते हैं। दोस्तों ऐसी कई सारी डील्स इन अगले कुछ सालों में होती है जिसमें यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के काफ़ी क्लोज आ जाता है। अपनी कहानी में आगे बढ़े तो यूक्रेन की लोगों का रुख बदलता है और वो प्रो रशियन लीडर को सपोर्ट करने लग जाते हैं। 2010 में हुए इलेक्शंस में प्रो रशियन लीडर एक बार फिर से कमान संभालते हैं और वो प्रो रशियन पॉलिसीज लाना शुरू कर देते हैं। प्रो रशियन लीडर के आ जाने से यूक्रेन एक बार फिर से वेस्टर्न ब्लॉक से दूर होने लग जाता है, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाली एक डील जिससे यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड काफ़ी आसान हो सकता था वो कैंसिल कर दी जाती है। इस डील के कैंसिल हो जाने के बाद लोग एक बार फिर से सड़कों पर आ जाते हैं और वो अपने लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। दोस्तों ये प्रोटेस्ट मोस्टली कीव शहर में होते हैं, जिसके बाद प्रो रशियन लीडर काफ़ी बुरी तरह इन प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करता है। ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट को अपनी सीट से रेजिग्नेशन देना पड़ जाता है। दोस्तों इस सब प्रॉब्लम के बाद प्रो रशियन लीडर यूक्रेन से भागकर रशिया में शरण ले लेता है, जिस सब को देखते हुए रशिया क्रीमिया पर अटैक कर देता है। अब रशिया ने क्रीमिया को ही क्यों चुना? दोस्तों इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण है। क्रीमिया ब्लैक सी में एक पेनिसुला है जो 1952 तक रशिया का ही पार्ट था। 1952 में सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव क्रीमिया को रशिया से यूक्रेन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों इस समय तक रशिया और यूक्रेन यूएसएसआर के नीचे ही रिपब्लिक्स थे, जिसके कारण इस ट्रांसफ़र से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर यूएसएसआर के लीडर का कहना था कि इस ट्रांसफ़र से रशिया और यूक्रेन में ब्रदरली रिलेशनशिप बढ़ेगा। दोस्तों रशिया हमेशा से क्रीमिया को अपना ही भाग समझता था, जिसके कारण वो क्रीमिया को वापस लेने का फैसला कर लेता है। रशिया बड़ी तेज़ी से क्रीमिया के मिलिट्री बेसिस और सरकारी बिल्डिंग्स पर अपना कब्जा कर लेता है। दोस्तों इस चीज़ को सारी दुनिया देखती रह जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। रशिया अगले कुछ दिनों में इस एरियाज में रिफरेंडम कराता है, जिसमें 97% लोग रशिया के साथ मिलने को तैयार होते हैं। दोस्तों इस रेफरेंडम के बाद पुतिन कहते हैं कि क्रीमिया को यूक्रेनियन फोर्सेस से लिबरेट करा दिया गया है, जबकि पूरी दुनिया इसको एक एनेक्सेशन के रूप में देखती। दोस्तों इसके अलावा यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर सेपरेटिस्ट ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो काफ़ी सारी ज़मीन अपने कब्जे के नीचे कर लेता है। शुरू में तो यूक्रेनियन फोर्सेस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, पर 27 जुलाई 2014 को मलेशियन फ्लाइट 298 के शॉटडाउन के बाद यूक्रेनियन फोर्सेस इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पर अटैक शुरू कर देती है। दोस्तों ये सेपरेटिस्ट ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ज़मीन खोने लग जाते हैं, जिसके बाद रशियन आर्मी इन सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ खड़ी हो जाती है और वो यूक्रेनियन फोर्सेस के खिलाफ अटैक शुरू कर देती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप मोस्टली डोनबास एरिया के 2 मेजर प्रोविंसेस में होते हैं, जिसे दोनेत्स्क और लुहांस्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुछ समय तक चले इस युद्ध में ये दोनों कंट्रीज एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आती है, जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद डोनबास का ये एरिया समवट ऑटोनमस बना दिया जाता है। दोस्तों मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज सीजफायर के लिए तैयार हो जाती है और वो मिलिट्री विड्रॉल का फैसला लेती है। इसके अलावा इन सेपरेटिस्ट एरिया में इलेक्शन कराने का फैसला लिया जाता है, लेकिन ये फैसले कभी भी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। दोस्तों कहानी में थोड़ा आगे बढ़े तो 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनते हैं। दोस्तों ज़ेलेंस्की प्रो वेस्टर्न लीडर हैं जो ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि रशिया ज़बरदस्ती यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और ईस्टर्न यूक्रेन की ये प्रॉब्लम्स रशिया के ही द्वारा बनाई गई हैं। दोस्तों ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट में आते ही नाटो के साथ जुड़ने की बातें फिर से शुरू कर देते हैं और वो यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने की भी बातें करते हैं। दोस्तों ज़ेलेंस्की के नाटो के साथ जुड़ने के इस फैसले से पुतिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर एक फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों पुतिन की माने तो वो कहते हैं कि यूक्रेन हमेशा से रशिया का हिस्सा रहा है और वो कभी भी यूक्रेन को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में नहीं देखना चाहते। पर इस तरह से देखें तो कभी भारत भी ब्रिटिश का हिस्सा था, तो क्या कल को ब्रिटिश भारत पर आके अपना कब्जा आजमा सकता है जिस तरह आज यूक्रेन पर
रशिया कब्जा आजमा रहा है। वैसे तो यूक्रेन में हर 6 लोगों के पीछे एक रशियन है और हर 3 लोगों में से एक इंसान रशियन बोलता है, पर क्या ये सब काफ़ी है यूक्रेन पर रशिया की इस वॉर को जस्टिफाई करने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।